अभी हम बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अभी देखेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो देखिए, इससे पहले हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की। चूँकि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रथम श्रेणी के जो भू आकार हैं, महाद्वीप और महासागर, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए विविध प्रकार के सिद्धांत दिए गए। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, जिसमें कई सिद्धांत प्रकाश में आए, जिसमें एक काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस तरह से हुई मानता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। प्रोफेसर वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेता एवं भूगर्भ शास्त्रवेता थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रथम बार 1915 से 20 में प्रतिपादन किया, परंतु महायुद्ध के कारण लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया। इसकी विशद विवेचना वेगनर ने अपनी पुस्तक डाई अंडरटेन्ड्स डर कॉन्टिनेंट एंड ओशियन में की है। वेगनर ने महासागरीय तली तथा महाद्वीपीय भागों के स्थायित्व को नकार कर उनकी प्रतिस्थापना परिकल्पना प्रतिपादित की। इसके आधार पर वेगनर पूरा जलवायुकी के विवेचना प्रस्तुत करते हैं। कुछ तथ्य: अंटार्कटिका में कोयले का निक्षेप पाया जाना वर्तमान जलवायु से असंगत है, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वहाँ वर्तमान से भिन्न प्रकार की जलवायु अतीत में रही होगी। इसके लिए वेगनर ने दो संभावनाएं व्यक्त की। नंबर 1, यदि स्थलखंड स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंध स्थानांतरित होते रहे होंगे, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर महोदय ने स्थल भागों के स्थायित्व को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने स्थलीय भागों के स्थानांतरण में आस्था व्यक्त की। वेगनर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से पूरा जलवायु की, महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, समुद्र द्वीपीय चापों की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। वेगनर के सिद्धांत का मूल रूप में जो उद्देश्य था वो पूरा जलवायु की में हुए परिवर्तनों को समझाना था। विश्व में कई इस प्रकार के अवशेष पाए जाते हैं जो वर्तमान जलवायु से पूर्णतः असंगत हैं। जैसे भारत का जो उड़ीसा का तालचेर क्षेत्र है, वहाँ कुछ गोलासन निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि वर्तमान में वहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस जलवायु में गोलासन का पाया जाना पूर्णतः असंगत है। तो यानी ये संभावना व्यक्त की गई कि वर्तमान में वहाँ जो जलवायु है वैसी जलवायु पुराने टाइम में नहीं रही है। हो सकता है पहले वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी रही हो, वहाँ पर हिमनदियाँ बहती रही हो, जिसकी वजह से वहाँ गोलासन वगैरह उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से वेगनर का मूल रूप से उद्देश्य यही था कि इस जलवायु में जो परिवर्तन हुए पुराने समय से अब तक, उसको समझाना ही उनका मूल उद्देश्य था। लेकिन जैसे जैसे सिद्धांत बढ़ता गया, वेगनर महोदय लोभ में पड़ते गए और उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा की, जिसके चक्कर में ये कुछ प्रत्यक्ष विरोधाभासी बातें भी कह गए, तो जिनकी बाद में आगे चलकर आलोचना भी हुई। तो अभी हम देखते हैं सिद्धांत का आधार। देखिए, वेगनर महोदय ने बताया कि प्राचीन समय में सभी स्थलखंड जो है वो जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप था जिसको उन्होंने पैंजिया नाम दिया है।
और इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसको उन्होंने पैंथालासा नाम दिया है। उन्होंने बताया कि सियाल सीमा पर तैर रही है। इस प्रकार पैंजिया जो है वो पैंथालासा नामक सागर के बीच में स्थित था, सियाल सीमा पर तैर रही थी। पैंजिया के उत्तरी भाग को उन्होंने लोरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड का नाम दिया। उत्तरी भाग को लोरेशिया या अंकारा लैंड के नाम से जाना गया। उन्होंने जो गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र है उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को शामिल किया। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वेगनर महोदय स्वेस के मत का समर्थन करते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो सीमा की जो परत है वो लसी और चिपचिपी थी, जिसकी वजह से सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रही थी। उन्होंने माना कि महासागरीय जो तली है वो सीमा से बनी हुई है और महाद्वीप जो है वो सियाल से बने हुए हैं। वेगनर के अनुसार पैंजिया के ऊपर स्थित सागरों में वलन पड़ने से वे पर्वतों के रूप में आए। पुनः वेगनर ने कल्पना की है कि कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास था। आगे उन्होंने बताया कि कुछ कारणों से पैंजिया का विभंजन हुआ तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों में महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप सामने आया। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं। भौगोलिक बनावट, जैविकीय प्रमाणों के आधार पर वेगनर ने अपने सिद्धांत को पुष्ट करने का प्रयास किया। वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों में भौगोलिक समानताएं हैं, अर्थात उनको पुनः परस्पर मिलाया जा सकता है। इसे उन्होंने जिगसॉ फिट का नाम दिया है। ब्राज़ील का उभार गिनी की खाड़ी में समा जाएगा, परंतु वेगनर ने जलमग्न तटों पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि जिगसॉ फिट के अनुसार संपूर्ण जो अलग विभाग हैं उनको मिलाया जा सकता है, लेकिन अगर जलमग्न तटों पर ध्यान दिया जाए तो विसंगति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से पूर्णतः हम सही नहीं मान सकते। दूसरा प्रमाण है भौगोलिक प्रमाणों के आधार पर वेगनर ने प्रतिपादित किया कि आंध्र महासागर के दोनों तटों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। यदि पर्वतक्रमों को लिया जाए तो दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वतक्रमों में समानता पाई जाती है। यानी दोनों तटों पर जो पर्वतक्रम हैं उनमें एक समानता पाई जाती है। एक ही युग के पर्वत जो है वो परस्पर दोनों तटों के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं, जिससे ये लगता है कि ये पहले कभी जुड़े हुए थे। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर उच्चावच की स्थलाकृतियां तट के आड़े रूप में पाई जाती है। यदि दोनों तटों की भौगोलिक संरचना पर विचार किया जाए तो भी इनमें पर्याप्त समानता पाई जाती है। डटवाइट महोदय ने इस पर पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। यथा दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के बई अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत के उटेनबर्ग जिले में दोनों में भूगर्भिक रचना में समानता पाई जाती है। दोनों भागों में ऊपरी ट्रियासिक चट्टानों में ज्वालामुखी क्रियाओं की अधिकता है। बाह्य अमेरिका की उत्तर की पर्वत श्रेणियाँ केप प्रांत की पर्वत श्रेणियाँ के समरूप है। नंबर 4, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तथा यूरोप के पश्चिमी तटों पर कोयले का निक्षेप पाया जाता है। दोनों में कोयले की शैलें भी समान है। भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर बताया जाता है कि ग्रीनलैंड धीरे धीरे कनाडा की ओर खिसक रहा है। इसकी दर 4.5 सेमी प्रति वर्ष है। जैविक स्वभाव संबंधी प्रमाण स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव लेमिंग, इनकी संख्या अधिक हो जाने पर ये पश्चिम की ओर पदार्पण करते हैं तथा सागर में डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी यह आदत शायद उस समय की है जब उत्तरी अमेरिका पश्चिमी यूरोप से मिला हुआ था। नंबर 7 है ग्लोसोप्टेरिस का वितरण। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि ये स्थलखंड कभी मिले हुए थे। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण से भी प्रमाणित होता है।
के पूर्व में यह स्थलखंड एक था। ब्राज़ील, फाकलैंड द्वीप, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण अफ्रीका का डरबन या नेटाल के पास था। सिद्धांत की प्रक्रिया। अपने सिद्धांत के माध्यम से वेगनर ने पूरा जलवायु विसंगतियों तथा स्थलखंड के स्थानांतरण को समझाने का प्रयास किया। प्रवाह संबंधी बल। वेगनर के सिद्धांत को प्रवाह संबंधी बलों के कारण कटु आलोचना का सामना करना पड़ा। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों में 2 दिशाओं में प्रवाह अग्र प्रकार हुआ। नंबर 1, वेगनर ने भूमध्य रेखा को अल्पाइन पर्वतों से होकर के गुजरती माना। वेगनर के अनुसार भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवनशीलता के नियम के कारण हुआ। चूँकि वेगनर ने माना कि सियाल निर्मित महाद्वीप सीमा पर तैर रहे हैं, अतः भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह तैरते हुए या गतिशील स्थलभाग के गुरुत्व केंद्र तथा उनके प्लवनशीलता केंद्र के संबंधों पर आधारित है। प्राय ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, परंतु पृथ्वी के अंडाकार रूप में होने के कारण ये परस्पर एक ही दिशा में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार वेगनर महोदय ने जो प्रवाह संबंधी बल बताए, सर्वाधिक आलोचना का शिकार उन्हें इसी वजह से होना पड़ा था। उन्होंने जो महाद्वीपों का उत्तरी की ओर प्रवाह या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह जो बताया, वो गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता के नियम में संबंधों के कारण बताया, और महाद्वीपों का पश्चिम की ओर जो प्रवाह बताया वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से उन्होंने बताया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज्वारीय शक्ति इतने विशाल आकार के महाद्वीपों को स्थानांतरित नहीं कर सकती। इस प्रकार से उनके सिद्धांत को प्रवाह संबंधी बलों की वजह से बहुत अधिक आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। इस संबंध में की गई आलोचनाएं और इस सिद्धांत की जो समालोचना हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।